22 Immutable Laws of Marketing by Earl Rice and Jack Trout. Chapter 1. आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग सफल होगी या नहीं, ये काफ़ी हद तक टाइमिंग पर आधारित होता है। आप चाहते हैं आपका प्रोडक्ट मार्केट में राज करे, तो इसके लिए आपको अर्ली बर्ड बनना होगा। अपने प्रोडक्ट को लीडिंग पोजीशन में लाना होगा। ऐसा तभी होगा जब आपका प्रोडक्ट ग्राहकों के दिलो दिमाग पर छा जाए, तभी प्रोडक्ट को अटेंशन मिलेगी और वो सफल होगा। लेकिन ये कैसे तय होगा कि आपका प्रोडक्ट लीडिंग पोजीशन में है? लॉ ऑफ लीडरशिप ये कहता है कि मार्केट में रेस जीतने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाना होगा, यानी कुछ ऐसा जो अपनी तरह का पहला प्रोडक्ट हो। ये तो जानी मानी बात है कि वो मंजिल पर पहले पहुंचता है जो जल्दी चलता है, लेकिन इसके अलावा भी आपकी मदद करने के लिए बहुत कुछ है। मार्केट लीडर होना अच्छा है, पर लॉ ऑफ माइंड कहता है कि आपका प्रोडक्ट सफल तभी हो सकता है जब वो ग्राहकों के ध्यान में सबसे पहले आए। जब कभी कोई ग्राहक किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचता है, तो एक खास ब्रांड सबसे पहले खुद ब खुद उसके दिमाग में आ जाता है और अक्सर वो प्रोडक्ट मार्केट लीडर होता है। यानी पहले इंप्रेशन से वाकई फर्क पड़ता है, क्योंकि एक बार ग्राहक ने अपना मन बना लिया तो उसे बदलना मुश्किल होता है। लेकिन ग्राहक की सोच को बदलना इतना मुश्किल क्यों है? इसकी एक वजह यह है कि ब्रांड नेम अक्सर प्रोडक्ट की जगह इस्तेमाल होने लगते हैं। यूएस में अक्सर फोटोकॉपी की जगह जेरोक्स का इस्तेमाल होता है, जबकि जेरोक्स फोटोकॉपी मशीन का ही एक ब्रांड है, कैनन या एचपी की तरह। ऐसे ही टिश्यू पेपर की जगह क्लीनेक्स बोल दिया जाता है। भारत में भी तो अक्सर हम दुकान पर जाकर टूथपेस्ट की जगह कोलगेट और डिटर्जेंट की जगह सर्फ मांग लेते हैं। एक बार जब ग्राहक के दिमाग में कोई ब्रांड छप गया तो वो लगभग परमानेंट हो जाता है। इसलिए किसी भी कंपनी के लिए अच्छी पॉलिसी यही होती है कि प्रोडक्ट लॉन्च करते ही उसका डंका बजा दिया जाए, वो भी तब जबकि बहुत से सिमिलर प्रोडक्ट्स अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हों। अपने प्रोडक्ट का नाम बहुत समझदारी से चुनें। ऐसा नाम रखें जो छोटा हो और लोग आसानी से बोल सकें। मान लीजिए कि आप एक कंप्यूटर ले रहे हैं। अब बताइए कि एप्पल या MITS ऑल्टेयर 8800, इन दोनों में से आप क्या पसंद करेंगे? सार ये है कि मार्केट में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। फिर भी अगर आप सबसे पहले अपना कदम नहीं बढ़ा पाए हैं तो निराश न हो। अपने प्रोडक्ट और ब्रांड को लोगों की नज़रों में लाने के और तरीके भी हैं। भले ही आपको शुरुआत करने में देर हो गई हो, फिर भी आप अपनी एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी बनाकर मार्केट में अपने पैर जमा सकते हैं। हर कोई तो मार्केट में सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता कि उसे एडवांटेज मिल जाए। मार्केट में पहले से ही लगभग हर चीज़ तो मिल ही रही है, यानी हर कैटेगरी में कोई ना कोई ब्रांड लीडर तो मिल ही जाएगा। आप चाहे कंप्यूटर बनाएं, सॉफ्ट ड्रिंक, खिलौना या फिर कपड़े, हर जगह स्ट्रगल और कंपटीशन सामने होगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप काम ही बंद कर दें। आपको बस अपने प्रोडक्ट के लिए एक नई कैटेगरी बनानी होगी। बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो अगर आप लाइन में काफ़ी पीछे खड़े हैं तो अपनी एक नई लाइन बना लीजिए। लॉ ऑफ कैटेगरी कहता है कि जब आप इस तरह अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं तो खुद ब खुद उस कैटेगरी में पहले नंबर पर आ जाते हैं। और अब आप ये तो जान ही चुके हैं कि इस तरह आपको मार्केट लीडर बनने के लिए एडवांटेज मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि आपके पास कुछ समय के लिए ही सही पर कोई कंपटीशन नहीं होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। 1971 में चार्ल्स श्वाब ने एक ब्रोकरेज फर्म खोली, जबकि इस फील्ड में पहले से ही नामी कंपनियां काम कर रही थीं। इनके सामने टिके रहने के लिए 1975 में चार्ल्स ने एक नई कैटेगरी बनाई, डिस्काउंट ब्रोकरेज। इसके नतीजे बहुत अच्छे रहे और कुछ ही सालों में कंपनी का क्लाइंट बेस कई गुना बढ़ गया और कंपनी मार्केट में लीडिंग पोजीशन पर आ गई। ये तो एक नई कंपनी की बात थी, पर उनका क्या जो मार्केट में दूसरे और तीसरे नंबर पर होती हैं? लॉ ऑफ द ऑपोजिट कहता है कि सफल होने के लिए आपको अपनी कंपनी की तुलना मार्केट लीडर से करनी होगी। उनकी ताकत को कमजोरी के रूप में देखना होगा। यानी अगर सामने वाली कंपनी को मार्केट में बहुत वक्त हो चुका है या वो लंबे समय से लीडिंग पोजीशन पर रही है,
तो आप उसे पुरानी और टिपिकल सोच वाली आउटडेटेड कंपनी बनाकर पेश कर सकते हैं। इसके ठीक उलट अपनी कंपनी को नई सोच से भरपूर और एनर्जेटिक बताकर पेश करें, जो आज की दुनिया से कदम मिलाकर चलती है। पेप्सी ने इसी स्ट्रैटेजी की मदद से कोका कोला को उसकी लीडिंग पोजीशन से हटाने पर काम किया। पेप्सी ने ग्राहकों को ये मैसेज दिया कि नई जनरेशन अपने दादा दादी के जमाने से चली आ रही ड्रिंक नहीं पसंद करती, उनको तो कुछ नया और मॉडर्न चाहिए। असल में ग्राहकों की भी कैटेगरी होती है। कुछ लोग सिर्फ मार्केट लीडर के प्रोडक्ट्स लेना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग किसी भी कीमत पर उससे कुछ भी नहीं लेना चाहते। इसलिए अगर आप मार्केट लीडर नहीं हैं तो इस बात का दिखावा ना करें। इसकी जगह अपने लिए सही ग्राहकों की तलाश करें। अपने ब्रांड के साथ ऐसे शब्द जोड़िए जो उसकी पहचान बन जाएं, पर दूसरी कंपनियों की नकल ना करें। कंपनियों का अपनी जमीन, मशीनों और प्रोडक्ट्स पर मालिकाना हक होता है, लोगोस पर भी होता है, लेकिन कुछ शब्दों पर भी उनका हक और दावा हो जाता है। यहाँ हक और दावा जैसे शब्दों का मतलब बस इतना है कि जब ग्राहक एक प्रोडक्ट की बात करे तो कुछ शब्द उसके दिमाग में आ जाएं। जैसे एक टैगलाइन है, ठंडा मतलब कोका कोला, या फेविकॉल का मजबूत जोड़। ये दोनों शब्द ठंडा और मजबूत अब इन प्रोडक्ट्स के सिनोनिम से बन चुके हैं। यही बात लॉ ऑफ फोकस का मेन पॉइंट है। नए ग्राहक बनाने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को कुछ इस तरह डिस्क्राइब करना चाहिए जिससे सुनने वाले अट्रैक्ट हों। इसके लिए बहुत ही आसान सा शब्द काफी होगा जो लोगों की जबान पर चढ़ जाए। इस तरह आप ग्राहकों के दिमाग में एक पक्की जगह बना लेते हैं। ऐसे शब्द सबसे अच्छे होते हैं जो ग्राहकों को उसका फायदा दिखा सकें। जैसे कार बनाने वाली स्वीडिश कंपनी वॉल्वो के साथ सुरक्षा शब्द ऐसे जुड़ गया है कि दोनों को एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी शब्द ले लें। अगर आप अच्छे नतीजे पाना चाहते हैं तो लॉ ऑफ एक्सक्लूसिविटी याद रखिए। इसके हिसाब से आपको उन शब्दों से बचना चाहिए जो पहले से किसी कंपनी या प्रोडक्ट की पहचान बन चुके हैं। कुछ ऐसा चुनिए जो खास हो। अब जरा इसकी वजह समझिए। पहली बात तो यह है कि इस तरह ग्राहक ही आपसे जुड़ नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि आप नकल या धोखेबाजी कर रहे हैं, और अगर ऐसा ना भी हो तो भी किसी और की चीज को अपना बना लेने की संभावना ना के बराबर है। ड्यूरासेल ने अपने साथ लॉन्ग लास्टिंग शब्द जोड़ लिया है और एड में दिखने वाले प्यारे से खरगोश लोगों के दिमाग में बैठ गए हैं। एक और बैटरी कंपनी एनर्जाइजर ने इसी तरह मार्केटिंग की। उन्होंने एक ऐसे खरगोश को दिखाया जिसकी बैटरी कभी खत्म नहीं होती थी। इनके एड मजेदार तो होते थे, पर ये स्ट्रैटेजी फेल हो गई, क्योंकि ग्राहकों के दिमाग में तो पहले से ही खरगोश और लॉन्ग लास्टिंग जैसी इमेज ड्यूरासेल के साथ जुड़ी हुई थी। आपकी प्रोडक्ट रेंज जितनी सीमित होगी उतना अच्छा है, लेकिन मार्केट की बढ़ती हुई डिमांड के हिसाब से चलना भी जरूरी है। ग्राहक चाहते हैं कि उनके सामने ढेर सारी चॉइसेस रहें। कंपनियों को भी इस बात को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट की ढेरों वैरायटीज लानी पड़ती हैं, लेकिन ऐसा करते हुए आप मार्केट में अपनी पोजीशन और अपने फंड दोनों से हाथ धो सकते हैं। लॉ ऑफ सैक्रिफाइस कहता है कि मार्केटिंग को सफल बनाने के लिए कुछ बातों को छोड़ना पड़ता है। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यानी अगर आपके पास प्रोडक्ट की जनरल रेंज है तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप इसे कम करके एक्सक्लूसिव और कस्टमाइज बनाएं, ना कि उसे और बढ़ा दें। आपके पास जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे आप उन पर उतना ही कम समय दे पाएंगे। बहुत सारी चीजें साधारण तरीके से करने से अच्छा है कि एक ही चीज को खास तरीके से किया जाए। यानी 100 अलग अलग चीजें करने से अच्छा है एक ही चीज को 100 तरीकों से करना, ताकि उसमें आपका हाथ कोई ना पकड़ सके। ऐसी कंपनियां जो कम प्रोडक्ट रेंज बनाती हैं उनका दबदबा मार्केट में ज्यादा रहता है। रिटेल सेक्टर में वो कंपनियां बहुत आगे हैं जो बहुत कम प्रोडक्ट रेंज के साथ काम करती हैं, जैसे एथलेटिक शूज बनाने वाली कंपनी फुट लॉकर या कैजुअल कपड़े बनाने वाली कंपनी द गैप। इसकी जगह ऐसे रिटेलर्स जो लगभग हर वैरायटी का प्रोडक्ट बेचते हैं वो मार्केट में बने रहने के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स। इस नियम के हिसाब से आपको अपने टारगेट भी लिमिटेड रखने चाहिए।
एक ही प्रोडक्ट, चाहे वो कितना ही अच्छा और यूजफुल क्यों ना हो, सबके मतलब का नहीं हो सकता। इसलिए बजाय इसके कि आप हर तरह के ग्राहक के पीछे भागें, सिर्फ सही ग्रुप को टारगेट कीजिए, वरना आपका समय, रिसोर्स और प्रोडक्ट की रेपुटेशन सभी खराब होंगे। पेप्सी अपनी मार्केटिंग युवा लोगों को टारगेट बनाकर करती थी। ये अप्रोच कामयाब भी हुई। इसके बावजूद जब कंपनी ने जनरल अप्रोच यानी सभी तरह के ग्राहकों को टारगेट करना शुरू किया तो ये तरीका फेल हो गया, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोका कोला पहले से इस अप्रोच पर काम कर रहा था। भले ही आपको अपनी प्रोडक्ट लाइन को छोटे सेक्शंस में बांटकर काम करने की जरूरत पड़ सकती है, फिर भी मार्केट को डोमिनेट करके रखने का एक तरीका है। लॉ ऑफ डिवीजन कहता है कि धीरे धीरे हर प्रोडक्ट की बहुत सी सब कैटेगरीज बनती जाएंगी। इन सब के बीच आपको अपने प्रोडक्ट की पकड़ बनाए रखनी होगी। खुद को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए हर नई कैटेगरी को एक खास नाम दें। ये तरकीब बहुत काम आती है, क्योंकि इसमें ग्राहकों को एक नयापन मिलता है। जैसे पहले हॉर्लिक्स आया, फिर हॉर्लिक्स जूनियर और फिर विमेन हॉर्लिक्स। जनरल मोटर्स ने जब नई प्रोडक्ट लाइन डेवलप की तो उसने बहुत से नए ब्रांड्स बनाए और सब में अलग अलग ग्राहकों को टारगेट किया। शेवरोले, पोंटैक, ओल्ड्समोबाइल और कैडिलैक जैसे ब्रांडों ने अपनी अलग पहचान बना ली। इस वजह से कंपनी हर कैटेगरी में मार्केट लीडर बनी रही। आपके ब्रांड को 3 चीजें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं: अहंकार, झूठी उम्मीद और खुद को इम्यून समझ लेना। अच्छे से अच्छा ब्रांड वक्त के साथ गुमनामी के अंधेरे में जा सकता है। सफलता का नशा कभी कभी दिमाग पर चढ़ जाता है। इस बात का अहंकार होने लगता है कि आप दूसरों से आगे बढ़ गए हैं और अब कोई भी आपके सामने टिक नहीं सकता। इस वजह से टॉप की कंपनीज भी बॉटम पर जा सकती हैं। लॉ ऑफ सक्सेस कहता है कि अहंकार किसी कंपनी की सोचने समझने की ताकत छीन लेता है। ऐसे में डिसीजन मेकर्स सही गलत में फर्क नहीं कर पाते। ये गलती आगे चलकर ब्रांड की इमेज को धक्का पहुंचाती है। जब कंपनी को लगातार सफलता मिलने लगती है तो वो सोचती है कि मार्केट और ग्राहक तो उसके फेवर में है, अब हम जो चाहें वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इस वजह से ढेरों प्रोडक्ट रेंज बनाती चली जाती हैं। आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि कैसे इस तरह से ब्रांड कमजोर होने लगता है। हाई रैंक पर बैठे अधिकारी अहंकार की वजह से उन सलाहों को अनदेखा कर देते हैं जो उनकी सोच के खिलाफ होती हैं, भले ही वो कंपनी के लिए फायदेमंद क्यों न हो। 1970 के दशक के मध्य में DEC के फाउंडर केन ओल्सेन को पर्सनल कंप्यूटर बनाने का ऑफर मिला था। केन को इस बात पर यकीन नहीं था कि आने वाले कल में कंप्यूटर कितना जरूरी हो जाएगा। उनको इस बात का भी बहुत ज्यादा भरोसा था कि उनकी कंपनी तो लीडिंग पोजीशन में है, तो किसी नए वेंचर की क्या जरूरत है। इस वजह से उन्होंने ये मौका हाथ से जाने दिया। कंप्यूटर सबके लिए एक जरूरी चीज बनकर उभरता गया और कुछ ही समय में DEC ने अपनी मार्केट पोजीशन खो दी। एक और बड़ी गलती ये होती है जब हम ये सोच लें कि हम आने वाला कल देख सकते हैं। लॉ ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी कहता है कि मिड या लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर जो भी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है वो शायद ही कभी सफल होती है। जब वैज्ञानिक मौसम के बारे में 3 दिन से ज्यादा आगे का हाल पूरी तरह नहीं बता सकते तो फिर आप ये कैसे जान सकते हैं कि 3 साल बाद मार्केट का रवैया कैसा होगा? क्या हम में से किसी को 1 साल या 6 महीने पहले भी कोविड-19 का अंदाजा था? तो जब आप इतनी दूर तक देख ही नहीं सकते तो ऐसे प्लान बनाने का मतलब ही क्या है? अगले नंबर पर है लॉ ऑफ फेलियर। भले ही इस शब्द को कोई सुनना नहीं चाहता, पर ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके लिए आपको तैयार रहना ही होगा। ये नियम बस इतना ही कहता है कि हम सब गलतियां करते हैं, इनसे बचना संभव नहीं है, इसलिए आपको गलतियों को स्वीकार करके उनसे निपटना होगा। अब यहाँ परेशानी ये होती है कि ज्यादातर कंपनियां ये दिखावा करती हैं कि वो कभी गलती नहीं करती हैं, जबकि इसका सीधा मतलब है कि या तो वो रिस्क नहीं लेती या नुकसान उठाती हैं। रिस्क लेना बिजनेस का एक जरूरी कदम है, लेकिन जो लोग गलतियों से बचना चाहते हैं वो असल में रिस्क लेने से बचना चाहते हैं।
अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड का मौका कहाँ से मिलेगा? हर सक्सेसफुल कंपनी ने कभी न कभी तो रिस्क लिया ही है। अगर आपकी कोई गलती या चीटिंग सामने आ जाए तो उसे स्वीकार कर लीजिए। इस तरह आपके ग्राहक आपको और प्यार देने लगते हैं। अपने प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट करके आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ सकते हैं, लेकिन इस कामयाबी की वजह से कोई ऐसा कदम ना उठा लें जो आपका नुकसान कर दे। कभी कभार ज्यादा हाइप की वजह से ग्राहक आपसे दूर भी हो सकते हैं। अगर बहुत से लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में बातें कर रहे हैं तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो प्रोडक्ट मार्केट लीडर बन जाएगा। लॉ ऑफ हाइप कहता है कि जरूरत से ज्यादा पब्लिसिटी नुकसान भी कर सकती है। अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनियों को ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो कंपनियां जरूरत से ज्यादा प्रमोशन करती हैं वे अक्सर पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेती हैं। मीडिया को आसानी से अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है। उनके लिए तो बिना ज्यादा मेहनत किए किसी प्रोडक्ट की मसालेदार स्टोरी कवर करना बड़े आराम की बात है। इस बात पर गहरी नजर डालिए कि क्या मीडिया कुछ बढ़ चढ़कर बता रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां जोर शोर से मिली मीडिया पब्लिसिटी के बावजूद प्रोडक्ट फ्लॉप हो गए। साल 1948 में यूएस की अखबारें टकर 48 की तारीफों से भरी रहती थीं। इसे नई जनरेशन का ऑटोमोबाइल कहकर बहुत कवरेज दिया गया, पर कंपनी ने सिर्फ 51 कारें ही बेची थीं। इसे नई जनरेशन का ऑटोमोबाइल कहकर बहुत कवरेज दिया गया, पर कंपनी ने सिर्फ 51 कार्स ही बेची थीं। असल में मीडिया दो धारी तलवार की तरह काम करता है। आपके कॉम्पिटिटर की पब्लिसिटी और आपकी बुराई, ये दोनों ही बातें आपको बेचैन करने के लिए काफी हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ कैंडर आपको राह दिखा सकता है। अगर आपका कॉम्पिटिटर आपकी किसी गलती को पकड़ ले या वो लोगों के सामने आ जाए तो उसे मान लेना ही सबसे अच्छा कदम है। जब आप अपनी गलती मानते हैं तो ग्राहक आपको और ज्यादा प्यार देते हैं। हालांकि ये बात सुनने में अजीब है पर सच है। अगर आप अपनी गलती से इनकार करते रहेंगे तो लोगों का भरोसा आपसे उठने लग जाता है, जबकि इसे मानकर आप लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे। जैसे कि एक बार स्कोप नाम के माउथ वॉश ब्रांड ने अपने विज्ञापनों में लिस्ट्रीन को कटघरे में खड़ा कर दिया था। स्कोप ने दावा किया कि लिस्ट्रीन का स्वाद बहुत बेकार था। कंपनी भी जानती थी कि ये बात सही है, इसलिए आरोप से बचने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उनके माउथ वॉश का स्वाद सच में काफी खराब था। अपना झूठा बचाव करने की जगह कंपनी ने खुलकर इसे स्वीकार किया। एक नया कैंपेन, दिन में 2 बार जो स्वाद लगे बेकार, चलाकर अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। इस तरकीब ने रंग जमा दिया। ग्राहकों ने ये सोचकर लिस्ट्रीन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि इसका स्वाद खराब या दवाई जैसा है तो इसका असर भी दूसरों से अच्छा होगा। कुल मिलाकर मार्केटिंग के लिए पैसे बहुत जरूरी हैं, पर उससे भी जरूरी है मार्केटिंग के नियमों की पूरी जानकारी होना। वो नियम जो सफल कंपनियों का आधार है। अब आपको भी ये नियम पता चल गए हैं। इनकी मदद लेकर ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जो हर बार आपको पहले नंबर पर ले आए। क्या करें? नई स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जमीनी हकीकत को समझें। आप जब कभी कोई नई बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले के बने बनाए ग्राफ या डेटा से बाहर आकर सोचें। अपने टारगेट ग्रुप को पहचान कर उनकी ज़रूरतों को समझें, उनकी सोच का पता लगाएं। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसे बताकर पूछें कि उस प्रोडक्ट को सुनकर उनके दिमाग में सबसे पहले कौन से ब्रांड का ख्याल आता है। इससे आपको सही अंदाज़ा होगा कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कौन से लेवल पर आता है। इसके आधार पर आप उसकी मार्केटिंग की सही स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। पर अपने ईगो को पीछे छोड़कर सच को स्वीकार करना होगा।